प्रतिभाओं से साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम सिंगोली क्षेत्र की एक ऐसे प्रतिभा के पास पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर सिंगोली से बाहर जाकर राजस्थान प्रदेश में अपना नाम कमाया है और राजस्थान में रहते हुए अपने पद का निर्वहन करते हुए उन्होंने विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करके भारत की शान भी बढ़ाई। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है जिनकी उम्र बहुत छोटी है मगर उनके कारनामे बड़े हैं। गांव वाले जिन्हें निर्भीक भैया कहते हैं, जो सीए हैं, कवि हैं, एक शायर है, कॉमेडियन है, हर विधा में वो पारंगत हैं। तो निर्भीक भैया से आज हम रूबरू होंगे और उनसे बात करेंगे। निर्भीक भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ बधा रहे हैं। निर्भीक भैया, ये बताएं कि सिंगोली से जो भिलवाड़ा तक का सफर था इसके बारे में बात करेंगे ही। ये सीए बनने का आइडिया कैसे आया और कब आया? सही बताऊं तो हम जिस गांव में थे, छोटा सा गांव था, 80-90 फैमिली रहती थी। पढ़ने के इतने रिसोर्सेज थे नहीं गांव में, एक माहौल था नहीं। कौन सा गांव था वो? धांगड़मो कला, जहाँ हमारे परवरिश हुई थी बचपन में। एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम 5 जने रहा करते थे, तीनों भाई बहन और माता पिता। वही हमारा किचन हुआ करता था, वही हमारा बेडरूम हुआ करता था, वही हमारा बाथरूम हुआ करता था। उस एक रूम से पढ़कर थोड़ा रिसोर्सेज में जब हम थे उस माहौल में, तो वहाँ तक उस टाइम में सोचने का कुछ था नहीं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। सोचने के लिए उस टाइम कुछ था भी नहीं। तो उसके बाद जब पहली बार हम बाहर निकले, यानी कि मैं 12th एजुकेशन कंप्लीट करके भिलवाड़ा गए, उस टाइम फ्रेंड लोगों से डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि यार कॉमर्स में क्या करें, उन्होंने कहा सीए कर लेते हैं। देन फिर से आगे गए, बढ़ते गए, मौके मिलते गए, फ्रेंड्स सब मिलते गए, नई राह खुलती गई। और जो लाइफ में एक ही चीज़ सीखी, जो लाइफ में जब भी मौका मिला तब उसको बुनाया है और वहाँ से आगे बढ़ते गए। ये दाता में भी एजुकेशन लिया था आपने, वहाँ दाता का क्या माहौल था और वहाँ किस प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड होता था? जी बिल्कुल, अगर आप टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मैं वही कहना चाहूँगा कि नानेश नगर दाता एक आचार्य श्री नानेश की जन्मस्थली है, जहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल है। जैसा कॉमर्स का उस टाइम यहाँ पर क्रेज इतना था नहीं और गाँव में स्कूल्स भी कॉमर्स के नहीं थे, तो हमारा एडमिशन वहाँ करवाया गया था, ना कि किया गया था। सीए का पास आउट किया? सीए में 2013 में पास आउट किया। तो सीए बनने के बाद अभी जो आईसीए के आप चेयरमैन हो, एक सीए बनते ही एक आईसीए के चेयरमैन तक का जो सफर था ये कैसा रहा? जी बिल्कुल, जैसे बचपन से ही कुछ सोशल एक्टिव थे और सोशल वर्क करने का इंटरेस्ट था कि हम समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करें, जिस प्रोफेशन जुड़े उसको भी करें। तो स्टूडेंट लाइफ से हमारा जो सीए ब्रांच थी हमारे भिलवाड़ा में, वहाँ पर हम एक्टिव थे स्टूडेंट लाइफ से। तो जब से एक्टिव थे, हमारे पास चेयरमैन जो भी वर्किंग थी उनको देख देखते बड़े हुए। उसके बाद सीए बने 2013 में। तो 2019 में कुछ फ्रेंड्स से मोटिवेट किया कि यार ब्रांच के इलेक्शंस होते हैं, उसमें इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए। तो हमने कहा यार इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे, भिलवाड़ा से हम लोकल नहीं है, यहाँ हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, स्कूलिंग यहाँ से नहीं हुई और आई थिंक इलेक्शन कंटेस्ट करने के जीतने कुछ वोट चाहिए। लेकिन फ्रेंड लोगों का साथ मिला, सबका सपोर्ट मिला। तो पहली बार इलेक्शन में हमने वहाँ सीट कन्फर्म की, इलेक्शन जीते, कमेटी में आए। 3 साल हमारी कमेटी को देखे। सबसे पहले मुझे सिकासा चेयरमैन की पोस्ट मिली, उसको हमने वर्किंग किया, फिर ट्रेजरर, फिर सेक्रेटरी। और सेकंड टाइम जब हर 3 साल की कमेटी बनती है, जब नेक्स्ट टाइम जब 3 साल कमेटी बनती है, तो पहले ही साल हम सभी हमारे जो सीनियर्स थे और यंगस्टर्स थे उनके सपोर्ट से मुझे चेयरमैन पद का दायित्व सौंपा गया। और आपने देखा ही पिछले 1 साल से हमने हमारे पूरी कर्तव्य निष्ठा से उस दायित्व को निर्वहन हमने किया है। जब आपने आईसीए के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस ड्यूरेशंस में आपके कॉम्पिटिशन्स में जो सीनियर्स होंगे, तो उन सीनियर्स ने आपको किस प्रकार से लिया कि आपके इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को लेकर के एक पॉजिटिविटी का माहौल रहा या फिर एक कंट्रोवर्सी रही? बिल्कुल, वैसे हमारा भिलवाड़ा का जो सीए का जो माहौल है, जो चार्टर्स का है, वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा माहौल है। लेकिन आप जानते हैं कि जब एक इलेक्शन आता है तो कि गेम में जब ऐसे को मान लीजिए क्रिकेट गेम है, तो गेम जब खेलते हैं तो गेम में ऐसे गेम खेलते हैं, लेकिन उस ग्राउंड से बाहर आते हैं तो ऐसे फ्रेंड रहते हैं। वैसे इलेक्शन के माहौल में सिर्फ इलेक्शन का कंपटीशन माहौल रहता है। ऑब्वियसली जो कैंडिडेट हैं सब अपने वोट्स के लिए एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं सारी, तो हमने भी वो सब किया। सीनियर्स जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने एफर्ट्स किए अपने वोट्स के लिए, लेकिन जो कैंडिडेट्स नहीं थे उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट हम सभी के लिए था और निश्चित तौर से उनका सपोर्ट था, तभी हमने 3rd या 4th पोजीशन रहते हुए 10 कमेटी मेंबर्स में से जीत हासिल की थी। अच्छा, बचपन में भी आपके साथ काफ़ी खेला हूँ क्रिकेट वगैरह, तो क्या क्रिकेट वगैरह अब भी खेलते हैं? जी बिल्कुल, क्रिकेट हमारा दूसरा प्यार है, तो निश्चित तौर से हम जब भी मौका मिलता है, पहला डेफिनेटली फैमिली। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि सिंगोली के लोग या मोस्टली बहुत कम लोग जानते हैं कि आप मंच संचालन हुआ या कोई अन्य चीज़ें होती है, शायरी वगैरह, कॉमेडी वगैरह, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं आपके ऐसा, तो
उन सब के साथ एक सीए का तालमेल कैसा है? असली कैरेक्टर क्या है? निर्भीक गांधी एक सीए है या फिर वो है या फिर एक मल्टीटास्किंग बंदा है? या जैसे ना स्टार्टिंग बताया था आपको कि जब छोटे थे तब सोचना है उस थाने की लाइफ में क्या किया जा रहा है, या ऐसा कुछ माहौल कभी मिला नहीं, क्योंकि फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं था, फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते थे, पापा वैसे में मैकेनिक काम किया करते थे, हम भी मैकेनिक किया करते थे। जब स्कूल पढ़ने जाते स्कूल पढ़ने नहीं, वहाँ से हम पास में तालाब था वहाँ नहाने निकल जाया करते थे, या जो स्कूल का माहौल था गवर्नमेंट स्कूल जानते हैं कि वहाँ से हाफ इंटरवल हुआ वहाँ से हम क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। तो ये सब जब माहौल मिलता था तो पढ़ाई में उस टाइम इंटरेस्ट था नहीं, तो क्या किया जाए, तो उस टाइम थोड़ा इंटरेस्ट लगा। फैमिली में सभी हैं काफ़ी स्पिरिचुअल है और सभी को मन संचालन का क्या है बोलने का शौक है, तो वहीं से इंटरेस्ट जगा, कुछ छोटा मोटा हमने बोलना स्टार्ट किया, वो माहौल मिलता गया और धीरे धीरे मन संचालन से स्टार्ट किया। पहले प्रोफेशनल मन संचालन किया, उसके बाद ऐसे पोइट्री करना स्टार्ट किया, तो कुछ प्रोफेशनल कवि सम्मेलन भी हमने ज्वाइन किए। देन भिलवाड़ा गए तो वहाँ भी जब भी प्लेटफॉर्म मिला, चाहे वो समाज का हो, जो प्लेटफॉर्म मिला आपने उसको प्लेटफॉर्म को हमने बुलाया और धीरे धीरे एक पहचान बनते गई। तो आज उसी प्लेटफॉर्म की वजह से, उसी शुरुआत की वजह से हम इस सीए में जो मिले दायित्व जो मिला था सेक्रेटरी का और अभी चेयरमैन का, उसका निर्वहन कर। अच्छा, जब आपने सीए का डिसीजन लिया होगा तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपको उसमें क्लियर पता था कि एक सीए की एग्जाम इस प्रकार होती है, कितना मुझे पढ़ना रहेगा, या उस समय तक सिंगोली में आपसे पहले किसी ने सीए किया था पास आउट? सही बताऊं तो जब सीए करने गए थे, सीए का सोचे सीए करना है, उस टाइम तक ये भी नहीं था कि सीए कैसे क्या होता है, कितने साल का होता है, उस टाइम कुछ भी आइडिया नहीं था। क्योंकि जब हम सीए, एक इंसिडेंस से शेयर करना चाहूँगा आपसे, जब सीए करने गए थे एक कोचिंग स्टूडेंट में ज्वाइन किया, वहाँ ज्वाइन करने के बाद हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया। हमसे क्या फॉर्म भर दिया मतलब हमारा सब कुछ काम हो गया। और एग्जाम फॉर्म फिलअप किए से हमें जो सीपीटी एग्जाम हुआ करता है उसका एडमिट कार्ड नहीं आया और हम एग्जाम देने के लिए उस टाइम इनएलिजिबल हो गए थे। तो उस समय शायद नहीं था कि कैसे सीए किया जाए, क्या पूरा कर्टन होता है, लेकिन ठीक है धीरे से इंटरव्यू हुए, करते 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 पूरा। सिंगोली में किसी ने मोटिवेट किया सीए के लिए? सिंगोली में आई थिंक उस टाइम जब बोलते थे, जब मैं सीए बना था उस टाइम कहते हैं कि सिंगोली के पहले सीए हैं, लेकिन सिंगोली में इससे पहले भी एक सीए आई थिंक जो सीनियर है, सिंगोली में नहीं है लेकिन बाहर है, काफी टाइम पहले सिंगोली से एक सीए बने हुए थे, सिंगोली का मैं दूसरा सीए था। यस आई थिंक पीतले जी यहाँ से जो हमारे फर्स्ट सीए थे, आई थिंक बॉम्बे है शायद वो। हाँ मैं भी, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं, लेकिन राजू भाई बड़े भैया वो आई थिंक बॉम्बे है, बिल्कुल बॉम्बे है। अच्छा, इसको और मैं पूछना चाहता कि जब आपने सीए किया है, आपने जॉब दे दिया कि पहले सीए रहे थे, सिंगोली में मोटिवेशन आपको उस प्रकार का मिला नहीं, अभी क्या लगता है आपको? जो आने वाले जो बच्चे अभी सीए की तैयारी कर रहे हैं, अब तो सिंगोली में देखा जा सकता है कम से कम 7-8 तो सीए होंगे इसमें, तो बच्चे जो नए तैयारी कर रहे हैं सीए की, इनको लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें? बिल्कुल, सीए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अगर इस प्रोफेशन में आते हैं तो डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर उनके सामने रहता है। और जैसा कि अभी काफ़ी एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो गया है, काफ़ी एक मोटिवेशन का, स्कूल में काफ़ी सेशंस, अवेयरनेस सेशन होने लग गए हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं। इवन सिंगोली में मेरे पास में जितने भी स्टूडेंट हैं या कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैं रेगुलरली उनसे टच रहता हूँ और हमेशा उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप आइए सीए कीजिए, मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए तो ऑलवेज उसके लिए हम रेडी रहते हैं। 5-6 सीए सिंगोली में हो चुके हैं और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे सीए नंबर में सिंगोली से निकलने वाले हैं। सिंगोली में भी जो नए बच्चे निकले हैं, सीए पास आउट हुए हैं, कई सारे अपने टच के भी हैं, तो उन लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जो पास आउट हो चुके हैं, जो कहीं भी जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको ये मैसेज है कि देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन। ओके, आज जैसे अभी क्या होता है कि सब सोचते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे आज मान लीजिए सिंगोली शहर में उनको करना है तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन आप बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, मतलब सीए बनने के बाद में कई सारे अवसर आपके सामने खुल जाते हैं, कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, अपना ओन बिजनेस कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। अभी हम आउट ऑफ इंडिया जब गए थे अबू धाबी या दुबई, तो भी हमने किस लिए गए थे? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ थी हमारी 34, कुछ वीडियोस हमने भी देखे थे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। क्या रहा वो अबू धाबी वाला? वहाँ 10 कंट्री से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए थे और काफ़ी अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अबू धाबी चैप्टर ने, तो उसमें हमें भी इनवाइट किया गया था, भिलवाड़ा ब्रांच को भी, तो उसका हमने पार्टिसिपेट किया। और वहाँ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ओवरसीज सीए में मिले, तो हमारा एक टारगेट अभी ये है नेक्स्ट कि हम उनसे कॉन्टेक्ट करके एक ऐसा ब्रिज बनाए, एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाए जिससे नए जो पास आउट सीए हैं, नए जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, ये जो आपकी वॉल पे एक स्लोगन लगा हुआ है, पार्टनर इज नेशन बिल्डिंग, तो इसका मीनिंग क्या है और एज अ सीए फील्ड के अंदर इसका मीनिंग क्या है?
देखिए, पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका बहुत बड़ा रोल देश की अर्थव्यवस्था में है। जैसा कि आपको पता होगा, जब जीएसटी लागू हुआ था तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक सीए के सिग्नेचर की ताकत प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की क्या वैल्यू है। आज देश को जो भी हमारी इकोनॉमी को जो बढ़ाने में, जो ग्रोथ करने में जो योगदान है, इससे बड़ा योगदान होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा। क्योंकि आज कितने से बड़ा बिजनेस हो, बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, उसकी चार्टर्ड की आवश्यकता होती है। और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट उस गवर्नमेंट और उस कंपनी के बीच में ब्रिज का काम करता है, जो देश को टैक्स कलेक्शन में या जो स्ट्रेटजी कंप्लाइंसेज है उसको फुलफिल करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आज जो जीएसटी कलेक्शन है, इनकम टैक्स कलेक्शन, जो सेल टैक्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो स्रोत गवर्नमेंट पास में इनकम का है, वो उसकी पूर्ति करने में कहीं ना कहीं सीए का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए हम प्राउड से कह सकते हैं कि सीए इज ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। ओके, तो आईसीए की बात हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो गई, तो अभी जो आपकी फैमिली है, जो आपका फैमिली का बिजनेस है, कभी आपने खेती वगैरह भी की बचपन में? बिल्कुल, बचपन में की और अभी भी नो डाउट की जब भी जाना होता है फार्म हाउस पे खेती का, तो जो भी कहीं रिक्वायरमेंट लगती है तो नो डाउट हम उसमें सपोर्ट करते हैं। आप मैकेनिक के रूप में भी रहे थे बचपन में, हमने भी देखा था कि मैकेनिक के तौर पर आपने काम किया था अपनी शॉप के ऊपर, तो कुछ ये इंजन वगैरह खोलना अभी भी कुछ अनुभव है? बिल्कुल, पूरा अनुभव है। इवन सीए बनने से पहले तो किया ही था, और सीए बनने के बाद भी 13 में सीए बन गए थे। 2016 तक जब तक पूरा सेटल नहीं हो पाए थे कि सीए में करना क्या है, 2-3 काम साथ में, तो उस टाइम तक भी 2016 तक भी मतलब ये जो मैकेनिक काम था वो किया था। अच्छा, एक आपकी कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार आपने शायद कोई पद यात्रा में भाग लिया था, निकाली थी, वो क्या इंसिडेंट था, किसके लिए लेकर था? 2000 जहाँ तक मुझे याद, 2016 में हमारे जो अस्थायी केंद्र हैं यश कुंवर जी महाराज साहब, उनका बिगोद में उनका जब एक स्मारक बना था, तो वहाँ पर हमने पहली बार जोगणे माता से लेकर पदयात्रा निकाली थी। उसमें लगभग पूरे क्षेत्र के 700 से 800 से अधिक व्यक्तियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने जोगणे माता से बिगोद हम पैदल यात्रा के तौर पर गए थे। उसका पूरा ऑर्गेनाइज हमारा एक संगठन ये जैन मंडल है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का हमने उस समय निर्माण किया था, और उसके थ्रू उस यात्रा को निकाल के हमने पूर्ण किया था। अभी आप भीलवाड़ा रहते हैं, सिंगोली के मोस्टली केसेस अगर जो हड्डी रोग से जुड़े हुए हैं वो भीलवाड़ा जाते हैं, तो कभी आप लोकल हैं से यहाँ के, तो कोई ना कोई फ्रेंड आपको कॉल करता होगा सर की नीड है वगैरह? तो बिल्कुल, काफ़ी कॉल्स यहाँ से आते हैं कि सबसे बेस्ट हड्डी का हॉस्पिटल कौन सा है, या हम कहाँ दिखाएं, कहाँ क्या करें, या कभी उनको ब्लड चाहिए कि मैं कोई एडमिट हुआ है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो नो डाउट हम काफ़ी पिछले 10 सालों से भीलवाड़ा में हूँ, सोशल जुड़ा हूँ, तो 3-4 संस्थाओं से रेगुलर हम ब्लड डोनेशन कैंप भी कराते हैं। तो ऐसी कई सारी नीडें आती है, तो नो डाउट उससे जितना हो सका हर संभव उसको फुलफिल करने का प्रयास हम करते हैं। अच्छा, एज ए सीए गवर्नमेंट के बजट, जिस स्टेट में वर्क करता है उस स्टेट का बजट और सेंट्रल के बजट पर आपकी निगाह रहती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है हर सीए की निगाह रहती है। तो आप तो 2 स्टेट में वर्क कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो भी बजट आया उसको लेकर आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा, इस बार जो बजट सबसे पहले सेंट्रल बजट जब आया था तो उसके बारे में हमारे स्टेट में आए थे काफ़ी, तो हमने उसमें जो मेन गवर्नमेंट का फोकस था, कि समराइज इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो जो गवर्नमेंट का फोकस था मेन इंफ्रा पर फोकस था, कि इंफ्रा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। अच्छा, भीलवाड़ा में भी जो क्लॉथ मार्केट वगैरह ये आगे बूम करेगा या फिर क्या देखना, क्या आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? बिल्कुल, टेक्सटाइल सेक्टर जो भीलवाड़ा है टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है, और साथ ही कुछ टाइम से सीए सिटी के रूप में भी जाना जा रहा है। क्योंकि भीलवाड़ा एक सीए फैक्ट्री बन चुका है। तो कोरोना के बाद से हम बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर ने काफ़ी बूम लिया है, मतलब जो बिजनेसेस हैं टेक्सटाइल के, काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड जो एक्सपोर्ट होने लगा है टेक्सटाइल की, कपड़ा या जो टेक्सटाइल के कपड़े की डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है, और एक ब्राइट फ्यूचर भी दिख रहा है कि टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अच्छा, बात कोविड की निकली तो कोविड टाइम ड्यूरेशंस के अंदर आपकी वर्किंग में तो कमी आई होगी, क्योंकि वर्क हो नहीं रहा था, इंडस्ट्री चल नहीं रही थी, तो उस टाइम ड्यूरेशंस में आपने कैसे मैनेज किया अपने आप को? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा जो वर्क है वो मान लीजिए एक वर्क फ्रॉम टाइप भी हम कर सकते हैं। आज मान लीजिए भले ही मार्केट बंद थे, इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने छूट दी हुई थी, और हमारा जो मेनली पार्ट रहता है कंप्लाइंस पार्ट पूरा करना। आज मान लीजिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने थे वो तो करना ही है, जो ड्यू डेट्स है उसमें करनी है। नो डाउट गवर्नमेंट ने कुछ ड्यू डेट एक्सटेंड की थी कि 3 महीने डेट बढ़ गई, 6 महीने बढ़ गई, 1 महीने बढ़ गई, एक्सटेंड की थी, लेकिन फिर भी हमारा जो पार्ट रहता है कंप्लाइंस पार्ट वो तो रेगुलर में करना ही रहता है। कुछ हमने घर से ऑफिस रन किए, कुछ हमने स्टाफ्स को लैपटॉप प्रोवाइड किया, आप अपने घर से वर्क कीजिए, कुछ हमने स्टाफ्स को घर पे बुला लेके यहाँ से वर्क कीजिए। तो जैसी सिचुएशन आई, जैसी रिक्वायरमेंट आई, उस सब हमने इसको एडजस्ट किया। आपके पास बहुत सारे कस्टमर होंगे या फिर आपके सर्कल में किसी के पास होंगे, कभी कोई ऐसा मामला आया कि किसी व्यापारी ने कहा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चोरी कर सकता हूँ, इसको लेकर आप मेरा प्लानिंग कीजिए? ये वो धर्म सेक्टर में डालने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि
हर क्लाइंट ये कहता है, कुछ क्लाइंट से कहते हैं कि यार सर हमारा टैक्स कम से कम हो, लेकिन कुछ क्लाइंट या ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं सर हमें टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जो भी हमारे फेयरनेस पे ज़्यादा वर्किंग। बिल्कुल। और जब से मैं कह रहा हूँ, जब से मोदी जी आए हैं, नोटबंदी हुई है, जीएसटी आए हैं, और जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तब से लोगों का रुख हो गया है कि हम कैसे मैगजीन, मतलब जो हमारा जो एक्चुअल बुक्स बोल रही हैं, आप टैक्स पे कीजिए, बुक्स को स्टोर कीजिए, और जो भी नॉर्म्स उसको देंगे हमारा प्लानिंग करके आप एडवर्टाइज कीजिए। एज अ सीए, क्या आपको लगता है अभी जीएसटी को सारे व्यापारी समझ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ चुके हैं, और नो डाउट कि आज गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट तो बढ़ी है, लेकिन क्लाइंट भी अवेयर हुए हैं कि हम पूरा काम सिस्टम से करें, पूरा काम बुक्स में करें। आपने सिंगोली से पढ़ाई की, भीलवाड़ा गए, सीए बने, अभी आईसीए के चेयरमैन हो, तो कभी सिंगोली क्षेत्र में आपको नए बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्कूलों में बुलाया जाता है, यानी कि आपका लाभ लिया जाता है कि नहीं? बिल्कुल, कुछ स्कूल्स ने मुझे, पहले मैं रेगुलर वहाँ जाता था, कुछ स्टूडेंट की शिकायत आई थी, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, हमें कुछ अकाउंट्स में कुछ इशू आ रहा है कुछ पढ़ने में, तो मैंने 1-2 महीने वहाँ क्लासेस भी ली थी बच्चों को जो डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए। और उसके बाद भी 2-3 विद्यालय हैं जिनका रेगुलर कॉल आता है कि आप बच्चों को मोटिवेट करना पाइए, तो मैं निश्चित तौर से वहाँ जाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। और साथ ही इन फ्यूचर में भी मेरा रहता है कि स्टूडेंट के लिए ऑलवेज अवेलेबल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और साथ ही मुझे स्टूडेंट से काफ़ी लगाव है, काफ़ी टाइम से, जब मैं खुद स्टूडेंट था तब से मुझे था कि यार कुछ हमारे साथियों की। कैसा रहा टेन्योर आपका? जी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी जो पूरी कमेटी हमारी है, जो 7 जनों की कमेटी रहती है, पूरी कमेटी का पूरा हमें सहयोग मिला, और जो हमारे पास चेयरमैन हैं उन सब का भी निर्णय रेगुलर हमें मोटिवेशन मिलता गया, और उन सब की बदौलत ही हमने कुछ कार्य किए हैं। और इस कार्यकाल के दौरान हमने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया उन्होंने। तो इस आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव हमने भीलवाड़ा शाखा ऐसी पहली इकलौती शाखा थी जिन्होंने 75 कार्यक्रम आयोजित करवाए। अच्छा जी, इस कार्यक्रम आयोजित करा के हमने 75 सोशल एक्टिविटी थी या सोशल, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, गेम्स, एग्जाम रिलेटेड सारी एक्टिविटीज उसमें कवर थी 75 में। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो था स्वच्छ भारत मिशन, उसको भी हमने कदम से कदम मिलाते हुए उसके सारे हमने भीलवाड़ा के 16 से 17 स्कूल्स को कवर करते हुए लगभग 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट्स को हमने स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और उन्हें स्वच्छता की शपथ दिलाई। और साथ ही एक मैसेज दिया कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन से हैं, सीए इंस्टीट्यूशन से हैं, तो मैं एक आईसीआई की ब्रांड बिल्डिंग का भी इससे प्रयास किया है कि इस प्रकार आईसीआई की ब्रांड बिल्डिंग बढ़े। मोदी से काफी प्रभावित लगते हैं आप? जी, मोदी से क्या, हम उन सभी से प्रभावित है जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, उन सबसे मोटिवेट होते हैं। जैसे और कौन कर रहे हैं? लाइक जैसे मोदी जी तो हमारे कर ही रहे हैं, साथ ही जो मेनली मोटिवेट होते हैं हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे हम जैसे शार्क टैंक देखते हैं उसे जो शार्क जो है सलीके से काट दिया आपने। मोटिवेट मिलता है, तो डेफिनेटली अच्छे कार्य करते हैं, उनसे मोटिवेशन मिलता है और उनको फॉलो भी करते हैं। आईसी के अभी तो आप चेयरमैन हो, आपका टर्म भी खत्म होने वाला है, अभी आपने बताया, तो क्या नेक्स्ट टर्म के लिए वापस अप्लाई करोगे या इसके बाद क्या करोगे? क्या मतलब आगे के एम है आपका? जी, जैसा रिप्लाई की बात, दोबारा अप्लाई की बात है, तो जनरली हमारा जो रहता है आईसीए का जो नॉर्म्स, उसमें कि 1 साल का टेन्योर रहता है चेयरमैनशिप का, उसके बाद दूसरों को मौका मिले तो रिपीटेशन में चांसेस होता नहीं रिपीट करने का। तो नो डाउट एक बार हमारा टर्म हो गया, हमने हमारे जो कर्तव्य थे उनको पूरा किया है पूरी निष्ठा से, तो रिपीट करना ही। लेकिन इन फ्यूचर में जो भी इंस्टीट्यूट को हमारे लिए कोई जिम्मेदारी होगी या कोई कार्य में सौंपा जाएगा, तो नो डाउट प्रोफेशन के सदैव भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे। अच्छा, अभी आप रिसेंटली शार्क टैंक वाले ग्रोवर, शायद उसका नाम पूरा नहीं जान पा रहा हूँ, उनसे मिले थे, क्या डिस्कशन हुई थी? असनील ग्रोवर और अमन गुप्ता, 2 शार्क थे। हम जब अबू धाबी दुबई थे तब जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उस होटल में भी ठहरे हुए थे। तो जो उनका अप्रोच था या जो थॉट था, उसके लिए मैं क्या कहूँ, अमेजिंग। तो उनकी थिंकिंग आई थिंक डिफरेंट है। किस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ? हमारा वो जो स्टार्टअप जो स्टार्ट किया था सर, अमन गुप्ता थे, उन्होंने बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कंपनी जो अपने सुना होगा कि जो साउंड या एयरफोन जो आते हैं वो आते हैं बोर्ड कंपनी के, राइट। तो उनके ऊपर उनका डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने उनकी जर्नी बताया किस प्रकार उनकी जर्नी रही है और आज वो किस लेवल तक, आज जितने भी स्टार्टअप आई थिंक कुछ लॉस में होंगे, लेकिन उनका जो स्टार्टअप था, जो शार्क में जो आते हैं, आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है मैक्सिमम लॉसेज में है, लेकिन उनका स्टार्टअप आज प्रॉफिट में है और काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रखते हैं? लिटिल एज अ वोटर या एज अ पार्टिसिपेट? अभी तक जो जर्नी रही है एज ए वोटर की रही है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। नो इन फ्यूचर में लेट्स सी क्या मौका मिलता है या किस प्रकार हम जाते हैं, तो उस प्रकार से मतलब गुंजाइश है भैया, कोई भी पार्टी आपको टच कर सकती हो,
है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नो डाउट कि यार जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन था बताया था कि प्रोफेशन के लिए, समाज के लिए और देश के लिए सदैव जो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी करते रहते हैं उसको पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इन फ्यूचर में इससे वो नैतिक जिम्मेदारी मिलती है कर्तव्य पूरा करने के लिए, तो नो डाउट डेफिनेटली हम उसकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। चलो, अभी तक की आपकी जर्नी हमने जान ली, बचपन जान लिया, वर्तमान जान लिया, आपका एंड जान लिया। आने वाले समय में जो बच्चे आपसे इस वीडियो को देखकर आपसे मोटिवेट होते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप उनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे? बिल्कुल, मेरा सहयोग पहले भी रहा है और नो डाउट इन फ्यूचर में भी एनी टाइम किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर उनको रिगार्डिंग एनी स्कॉलरशिप, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक्स या कोई गाइडेंस वो चाहिए तो बिल्कुल डेफिनेटली से रेडी रहेंगे। और एक मैसेज मैं उनको देना चाहूँगा जो मैंने फील किया है कि आपके पास्ट से कभी फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। पास्ट में क्या हुआ इट डजेंट मैटर, आप आज क्या हैं और आज के बाद फ्यूचर में क्या देखते हैं, आप जो देखते हैं अगर पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से उस कार्य को करते हैं तो नो डाउट कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, आप हर कार्य को कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, और मुझे लगता है आज के पूरे कन्वर्सेशंस में सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल अगर कोई क्वाट है तो यही है, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे महापुरुष या ग्रेट लीडर्स वगैरह के जो कहते हो जो आज के टाइम पे सक्सेस है या फिर दिवंगत हो चुके हैं, उनकी लाइफ में किसी का पास्ट बहुत कमज़ोर था मगर पूरी जर्नी का एंड ऑफ देखते हैं तो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने मेरे पास्ट में क्या देखा हुआ है। मतलब कभी एग्जाम एज ए स्टूडेंट कभी आप फेल सप्ली हुई है आपकी भी? फेल तो नहीं हुए बट हाँ सेकंड 10th तक तो हम सेकंड डिवीजन पास होते थे। अच्छा। मतलब 10th तक पढ़ने का कोई मोटो था नहीं, क्लास में बैक बेंचर्स थे। इवन एक कमेंट मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं सीए बना सिंगोली पहली बार आया तो एक टीचर का कमेंट था, मुझे आई थिंक कहना चाहिए। एक टीचर ने बोला कि यार निर्भीक सीए बन गया, जिसके मुंह से मक्खियां नहीं उठती थी क्लास में वो सीए बन गया। तो आप उन्होंने स्टूडेंट बोला था कि आप सब कर सकते हो, तो मेरे को ये अब ये इसको कमेंट किया कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन स्टूडेंट के सामने बोला था कि यार जिस स्टूडेंट के मुंह से मक्खियां नहीं उठती थी वो सीए बन गया, तो आप चाहे जो कर सकते हैं, यानी कि जो ठान ले अगर पूरी ईमानदारी से उसके पीछे लग जाते हैं। तो हमारा ये था कि 10th तक सेकंड डिवीजन, 9th में आई थिंक 8th में मेरा सेकंड डिवीजन था, 9th में 10th तक, इवन जनरली होता है कि 10th तक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है, लेकिन मैं 10th तक सेकंड डिवीजन पास था। 11th 12th में दाता गए, दाता जब 12th में थे तो पापा जब एक बार मुझे टर्निंग पड़ा, वो आपने जब चर्चा की तो याद आया, नाने से दाता जब गए वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें रैंकर्स की जो टॉपर्स को उनके नाम लिखे हुए थे। तो पापा ने बोला कि देखो ये लिस्ट लगी हुई है टॉपर्स की, इसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो मैंने कहा पापा क्या मजाक करते हो, मतलब पढ़ाई में सेकंड डिवीजन पास होते आज तक और क्या मजाक। बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही। और जब इस हॉस्टल में जब बोर्डिंग स्कूल में एडमिट किया तो उस टाइम काफ़ी नाकाम प्रयास हमने किए, उससे वहाँ से भगने के, कुछ कभी ट्राई किया कि मन लगता नहीं था, दिन भर होते थे कि बस नहीं हो तो घर जाना है कि पहली बार ऐसा माहौल मिला। लेकिन कुछ टाइम जब टाइम स्पेंड किया फ्रेंड के साथ में रहे, और पहली बार जब टेस्ट हुआ था तो फर्स्ट टेस्ट उसमें क्लास में 10 में से 10 मार्क्स आ गए। अच्छा। 10 मार्क्स आ गए। तो वहाँ जो बोर्डिंग स्कूल था वहाँ के सभी स्टूडेंट बाहर से थे, अलग अलग जगह से, कोई बिलोड़ा से, कोई सिंगुड़ी से, कोई कपासन से, तो अलग जगह से, मतलब कोई वहाँ कोई जानता नहीं दूसरे को कौन स्टूडेंट ब्रिलियंट है कोई या इंटेलिजेंट है, कौन स्टूडेंट मिडिल लेवल का है। एंड ऑफ टाइम रिजल्ट क्या रहा, उसमें नाम आया? यस, वहाँ तक पहुँच रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बीच की जर्नी जो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। जब पहले टेस्ट में जब 10 में 10 मार्क्स आ गए तो पूरी क्लास के समझने लगे कि यार ये बच्चा इंटेलिजेंट, ये टॉपर है, इसको 10 में 10 मार्क्स इंटेलिजेंट। खुद को डाउट हुआ होगा अपने पर कि 10 कैसे आ गए? अंदर से डर लगता था कि यार बोलते, लेकिन अब वो कैसे आ गया, एग्जाम में कैसे आए, ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन पढ़े हो वही एग्जाम में आ गए हो। अच्छा। लेकिन जब से वो फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स आए, सब स्टूडेंट समझ लगे कि यार ये इंटेलिजेंट है। अब फिर क्या उसके बाद से क्या होने लगा, हर स्टूडेंट कुछ क्वेरी होती यार निर्भी के बताना ये कैसे आएगा। अब लेकिन मुझे अंदर मन में डाउट था कि यार ये क्या हो रहा है। पहली बार की जब आप 10th तक पप्पन ने ज़्यादातर पूछते थे, आज सब आगे पूछ रहे हैं, तो फिर रात को सोचते कि यार ये तो क्रम चलता रहेगा। टीचर मानने लगे कुछ भी होता, चलो किसी को नहीं आ रहा निर्भीक तुम बताओ, लेकिन हम जानते कि अंदर से क्या कंडीशंस हैं। तब स्टार्ट सोचा कि यार अब ऐसा करना पड़ेगा, अब ये पूछना स्टार्ट होगा। लेकिन अब हमारा मतलब अपना जो इमेज डेवलप हुई है ये डाउन ना हो, ये इसको कैसे कंटिन्यू करें। तो फिर सोचते कि यार जो कल टीचर पढ़ाने वाला ना उसको एक दिन पहले पढ़ना है। फिर कल क्लास में मान लो चैप्टर 2 पढ़ा, टीचर पढ़ाने वाले थे, तो मेरा था कि बस कुछ भी हो जाओ, रात को भी 2 घंटे 3 लेट सोना है, लेकिन उस चैप्टर 2 को उसकी कल क्वेश्चन टीचर कल 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले, तो उन 5 को मुझे पहले सोल्व करना है, एक दिन पहले एग्जाम्पल देख के कंसेप्ट समझ के। तो बस उस टाइम से मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया कि कल जो टीचर पढ़ाएगा उसको मुझे एक दिन पहले पढ़ना है। और उस दिन होता ही था, क्लास में किसी ने पूछा कुछ नहीं आया, मुझे पूछा तो मैं तो कल पढ़ चुका उस चीज़ को, तो बताया इसको ऐसा होता है,
बस फिर वो इमेज जो बिल्डअप होने लगी नहीं यार क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट यही है। वो एक पारितोषिक वो ने एक- आपको मोटिवेट कर दिया। उसने मोटिवेट किया कि यार ये करना है, और जिसे 10 ईयर चलता रहा, उसके बाद से मोटिवेट मिलता गया, अच्छे खासे मार्क्स आए। और 11th में तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन 12th में कवर अप हो गया। मैंने कवर किया और पापा का सपना पूरा किया। आज अच्छा, स्कूल में उसमें नाम स्कूल है? टॉपर में नाम लिखा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है। तो थैंक यू निरुक भैया, आपने अपना समय दिया और मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियाँ हमारे देखने वालों को मिली होगी। थैंक यू। थैंक यू।